Now I will request to our chairperson, Dr. Vinod Vasisht. Dr. Vinod Vasisht. He is not. Dr. Nitin Kansal, please come on dais. Acha. Dr. Madhusudan Agrawal. Okay. He has a special interest in pain management. Dr. Madhusudan Agrawal, please come on dais. Welcome. And I will request to Dr. Akhilesh Gupta, please come on dais to chair the session, please. Dr. Akhilesh Gupta. Well, let me introduce myself. I am Dr. Madhusudan Agrawal. I am not from Ghaziabad. I am from Delhi. Well, my interest in rheumatology is like, I have done long back DNB, family medicine. Then I went to Beijing University of Chinese Medicine. And I joined a course in acupuncture. And right from 2001, I have been doing acupuncture in various specialties, more so in rheumatology and infertility. I was attached to All India Institute of Medicine as visiting faculty for Department of Anesthesia in IRCH. And then I was also visiting acupuncturist to Embassy of USA in New Delhi. But now my interest was mainly limited to my own establishments in Delhi. Thank you very much. And I had privilege of sharing desk with Dr. Ved Chaturvedi also, who is a prominent rheumatologist in Delhi. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Chawla and all the organizers of this conference. अब मुझे पंकज जी ने बोला है कि इसको हिंदी में रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैंने कहा नहीं, मैं हिंदी में ही बोलूंगा. इसको दोबारा हिंदी में रिकॉर्ड करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, तो मैं हिंदी में ही शुरू करूंगा. तो कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं. आई विश मैंने डॉक्टर पंकज का टॉक पहले सुना तो मैं थोड़े और सिंपल केसेस रख लेता, बट ठीक है, ये केसेस भी ऐसे हैं, इसमें भी कुछ कुछ लर्निंग है. और पहला केस इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली डॉक्टर पंकज से ही रिलेटेड रहेगा. सो ये एक 60-year-old फीमेल थी जिसको रिसेंटली डायबिटीज डिटेक्ट हुआ. देयर वाज नो रिस्पांस टू ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, तो ओरल दवाइयों पे उनको फायदा नहीं था. सो इनको बेसल बोलस रेजिम ऑफ इंसुलिन पे डाला गया. शी वाज ऑन इंजेक्शन नोवोरैपिड, प्री मील टीडीएस एंड लैंटस वंस अ डे चल रहा था फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. और HbA1c 6.3 था. तब ये हमारे संबंध में नहीं आई थी. 10 अक्टूबर को, और ये उस टाइम की बात है, करीब 5-6 साल पुराने की बात है, सडनली इनका शुगर बढ़ने लगा और ब्लड शुगर वेंट टू 400 to 520 लेवल पे चला गया. शी ऑल्सो डेवलप सम अर्टिकेरियल रैशेज ऑन द लिम्स, और ये started 3 to 4 days before the onset of severe hyperglycemia. तो ये एडमिट हुए मैक्स में फिजिशियन के पास इनिशियली, और इनका RBS था 515 ऑन अराइवल. कीटोसिस नहीं था. शी वाज ऑन IV इंसुलिन which was reduced, which reduced the blood glucose to 350, and she was switched to subcute insulin. Subcute पे 2 to 3 hourly चल रहा था, and blood glucose around 480, 500, 580 पे चल रहा था. Total dose of insulin was more than 1 unit per kg per day. इस वक्त endocrinologist आ गए पिक्चर पे, एंड एंडोक्रीन बीच में आ गए थे. जब ये कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्होंने भी देखा और उन्होंने फिर रूमेटोलॉजी कंसल्ट ली फिजिशियन ने, क्योंकि ये एक हमारे सीनियर एडमिन थे, उनकी मदर थी, तो VIP पेशेंट थे, तो उन्होंने हमें भी लिया. और उस लेने का कारण ये था कि इनकी पास हिस्ट्री ये थी कि इनको क्रॉनिक अर्टिकेरिया पहले डायग्नोसिस था. एक डायग्नोसिस ऑफ क्यूटेनियस लूपस था कुछ कैलकाटा में, उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी. इन्होंने HCQS कुछ दिन लिया था और फिर इन्होंने बंद कर दिया था. तो फिर हमने देखा, जब इनकी पूरी हिस्ट्री ली, तो क्यूटेनियस लूपस था इनको. इनका इन्फेक्टिव स्क्रीन पूरा नेगेटिव था. CBC, LFT, RFT, यूरिन वगैरह सब कुछ नॉर्मल था. कार्डियक असेसमेंट भी नॉर्मल था. तो बिकॉज हिस्ट्री थी, तो हमने ANA भेजा और ENA प्रोफाइल भेजा. ANA स्ट्रांगली पॉजिटिव था. स्पेक्ट्रल पैटर्न 1:320. ANA लाइन इम्यूनो एसे एक्चुअली आई शुड हैव स्पोकन मोर ऑन द लैब्स, बिकॉज जैसे इन्होंने कहा कि लैब्स बहुत डाइसी होते हैं रूमेटोलॉजी में. हम लोग अक्सर सोचते हैं कि रूमेटोलॉजिकल डिजीज का डायग्नोसिस लैब से होता है, लेकिन सिर्फ रूमेटोलॉजिस्ट जानते हैं कि डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल होता है. लैब में बहुत फैलेसीज होती हैं. तो एनीवे, SMD1 इसका काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव था, 2+, जो कि लूपस के लिए स्पेसिफिक. रो 63+ था. C3 C4 लो था. आई एम सॉरी. तो इस वक्त मैंने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से डिस्कस किया. उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा था, मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा था, और हम दोनों एक तरह से सहमत थे कि इस पेशेंट को क्या हो रहा है.
तो हमने बात किया, हमने एक ब्लड टेस्ट भेजा और पेशेंट को स्टीरॉयड पे शुरू किया। अब जो थे उनके अटेंडेंट, वो तो परेशान हो गए कि भाई हमारा शुगर इतना हाई है, आप स्टीरॉयड देने वाले हैं इनको, ये तो शुगर बढ़ जाएगा, पता नहीं कहाँ चले जाएगा। हमने कहा नहीं बढ़ेगा नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो इनको हमने स्टीरॉयड पे शुरू किया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और माइक्रोफिनोल मोफेटिल पे शुरू किया। और जो हुआ उसके बाद वो काफी ड्रामेटिक था, बिकॉज फ्रॉम द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड द अटेंडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स हमें मालूम था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो विद इन 24 आवर्स ऑफ स्टार्टिंग दिस रेजिम, शुगर्स एक्चुअली गिरने लगे। तो 383 से 222, 220 से 140 ओवर 4 आवर्स। डे 2 में आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन बंद हुआ, ब्लड ग्लूकोज 140 था, 43. Despite that, she developed recurrent severe hypoglycemia and was managed with IV and oral glucose, and subsequently insulin बंद हो गया। तो इस पेशेंट को हुआ क्या, ऐसा क्या था कि स्टीरॉइड्स देने पे एक्चुअली ये इंप्रूव कर गई? So what was happening? What was the diagnosis and what was the blood test ordered? So इसको जो हो रहा था, that was known as type B insulin resistance syndrome. So अब ये पंकज जी ज्यादा अच्छा जानते हैं, मैं उस पर इतना डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कहीं ना कहीं सस्पेक्ट लगा। और हमें पता था, क्योंकि हमने ये पेशेंट एक बार निम्स में देखा था, कि लूपस पेशेंट्स में टिपिकली एंटीबॉडीज डेवलप कर देती हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स पे, और ये एंटीबॉडी की वजह से दे स्टार्ट डेवलपिंग हाइपरग्लाइसेमिया, और जैसे ही आप स्टीरॉइड्स देते हैं ये एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं। So type B insulin resistance is due to autoantibodies to insulin receptor. It is characterized by extreme insulin resistance, diabetes refractory to massive doses of insulin, dramatic weight loss. It can cause hyperandrogenism, unusually widespread acanthosis nigricans. Typically occurs in the background of rheumatological illness. So lupus most common. We have only seen lupus. Sjogren's, MCTD हमने नहीं देखा आज तक. And it's could be a paraneoplastic manifestation. Treatment is steroids and immunomodulators. कई बार रिटुक्समैब और प्लाज्मा एक्सचेंज भी करना पड़ता है सीवियर केस में। हमारा पेशेंट एमएफएफ पे बिल्कुल ठीक हो गई और अब तक ठीक चल रही हैं। जो ब्लड टेस्ट ऑर्डर था, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी एंड रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी वी कुड गेट व्हिच वाज वेरी हाई। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड केस, दिस पेशेंट ये वाज रेफर्ड फ्रॉम अनदर हॉस्पिटल एज अ केस ऑफ पैरोटाइटिस। इसको फेशियल सेल्यूलाइटिस, पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग थी। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा। पेशेंट का हमने कंसेंट भी लिया हुआ है, तो आई कैन शो यू द इमेजेस, बिकॉज ये हमने प्रेजेंट किया था यूरो लूपस कांग्रेस में डसेल्डॉर्फ में, काफी अप्रिशिएट भी हुआ था। तो इसका इंसिडेंट एंड ड्रेनेज भी हुआ था। शी प्रेजेंटेड विद पेन एंड स्वेलिंग ऑन द राइट साइड ऑफ फेस एंड नेक फॉर 4 weeks. सो एक्सटेंसिव स्वेलिंग, इंड्यूरेशन, काफी कुछ था, और एक्चुअली पिक्चर में ही डायग्नोसिस है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ट्रीटमेंट ऑगमेंटिन, मेट्रोजिल, काफी एंटीबायोटिक्स चल गए, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। ग्रॉस स्वेलिंग थी राइट पैरोटिड में, इडीमा था, ऑलमोस्ट लाइक सेल्यूलाइटिस, सब सेंटीमेट्रिक नोड्स थे जो अक्सर ऐसे केसेस में होते हैं। और हमारे हेड थे, उन्होंने मुझे बोला, और हमारा काफी क्लोज तालमेल है मैक्स में, हमारे जो इंटेल मेडिसिन के हेड हैं डॉक्टर बुद्धिराज और हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि रथ इसको देखो, ये कुछ मुझे अलग लग रहा है। So this was the picture of this lady, completely indurated face and swelling. CT neck with contrast showed diffuse enlargement of the parotid gland, swelling of the right masseter, buccinator and sternocleidomastoid. मैं दिखाऊंगा images. Gross edema of the overlying soft tissue. So you can see, that the parotid is swollen, और उसके ऊपर का जो mastoid process है वो भी swollen है काफी ज्यादा। और इसमें तो और अच्छी तरह से आपको नजर आएगा, राइट साइड का बहुत अच्छी तरह से स्वेलिंग है। लैब्स इनवेरिएबली नॉर्मल थे, माइल्ड सा ल्यूकोपीनिया था जो हॉवर करता था बिटवीन 2.9 and 5.9। रेस्ट ऑफ द टेस्ट फॉर नॉर्मल, एसजीओटी वाज माइल्डली एलिवेटेड। तो रूमेटोलॉजी असेसमेंट स्टार्ट्स विद गुड हिस्ट्री टेकिंग, एंड रूमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस आर ओनली मेड ऑन गुड हिस्ट्री टेकिंग। सो 39-year-old female presented in 2003 with fever, high grade for 1 month, followed by nodular swelling of the left leg initially. ये 2003 की कहानी है, इनको लेग में स्वेलिंग आई थी। बायोप्सी में कुछ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस करके इनको ट्रीट किया गया था, एंड इनका डायग्नोसिस बना था क्यूटेनियस स्पैम। 3 साल ये स्टीरॉइड पे थे, इनिशियली मेथोट्रेक्सेट, फिर साइक्लोफॉस्फामाइड, उससे रिकवर कर गई और फिर ये इनका ट्रीटमेंट बंद हो गया था। 3 साल के बाद इनको फिर से छोटे छोटे नोड्यूल्स आए आर्म्स और लेग्स पे, बायोप्सी हुई एम्स में, पैनिकुलाइटिस था। All labs work were negative, ANA negative, DSDNA negative, ENA negative, ANCA negative.
स्टीरॉइड्स इनको तब दिया गया था डेफ्लेजोकॉर्ट, और उसको टेपर करके धीरे धीरे ये ठीक हो गई थी। और उसके बाद अब ये प्रॉब्लम शुरू हुई जिसमें फीवर, स्वेलिंग, राइट साइड ऑफ द फेस, पेनलेस, इन्वॉल्विंग द आईलाइड्स था। तो इससे एक चीज क्लियर था कि द पेशेंट हैड एन ऑटोइम्यून डिजीज। She was not a known diabetic, hypertensive, weight loss कुछ नहीं, loss of appetite नहीं, Raynaud's नहीं, oral ulcer नहीं, hair loss नहीं, arthralgia नहीं, arthritis नहीं, serositis, and this we have to go through in all our patients. Serositis नहीं, seizures नहीं, jaundice नहीं, anemia नहीं। एक spontaneous abortion की history थी। On examination, she was afebrile, indurated lesion on the right side of the face, non-tender. With this, our working diagnosis was 3. It looked like a paniculitis, possible of discoid lupus, और मैं बताऊंगा क्यों discoid lupus हमने सोचा था, query sarcoidosis. Labs again फिर से गए, A ने गया, सब कुछ गया, सब नेगेटिव था। DSDNA गया, एंड लूपस एंटीकोगुलेंट वगैरह हम रूटीनली करते हैं जब हम लूपस सस्पेक्ट करते हैं। CT चेस्ट भी हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, फिर बायोप्सी हुई। इसमें एरो है क्या? कैन आई जस्ट पॉइंट? Oh, sorry. Yeah. I'm so sorry. Yeah. Oh. आ नहीं रहा है। क्या नहीं आ रहा? स्क्रीन पे नहीं आ रहा। इधर आ रहा है, बस स्क्रीन पे नहीं आ रहा। एनीवे, तो इसको बेसिकली केराटोटिक प्लगिंग थी। आप ये देख सकते हैं फैट लॉब्यूल्स हैं ये सारे, और फैट लॉब्यूल्स के बीच में आप देख रहे हैं ये इन्फिल्ट्रेशन है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है, लिम्फोसाइटिक। सो दिस इज टिपिकल ऑफ लूपस पैनिकुलाइटिस और लूपस प्रोफंडस। This is a rare manifestation. It usually occurs in women and usually on the face and the upper limbs. और इसमें दो चीजों का मिलन होता है, एक होता है अंडरलाइंग पैनिकुलाइटिस और उसके ऊपर होता है डिस्कॉइड लीजन्स। और वो डिस्कॉइड लीजन्स टिपिकली उसमें स्केलिंग होती है जो उसके फोरहेड पे थी, बहुत अच्छी खासी थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्कॉइड लूपस एक ऐसी डिजीज है जिसमें ANA नेगेटिव होता है। सो ऑल लूपसेस आर नॉट ANA पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। And all ANA positive are not lupus. So histopathology से diagnosis होती है। I'll not waste time on this. Lymphocytic infiltrate आता है, कुछ typical features आते हैं, वो इस patient में था, but हमारे केस में parotid involvement था और ये बहुत rare involvement है। So periparotid involvement पूरे world में 2 या 3 cases में हुआ है और इस वजह से ये केस यूनिक था और हमने इसको प्रेजेंट किया था। इनिशियली इसको स्टीरॉइड्स दिए गए, इसको एजाथायोप्रिन दिया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर ऐसी दवाई जो यूज नहीं होती थी क्योंकि बिकॉज प्रेग्नेंट लेडीज में यूज हुई थी और इससे फोकोमिलिया वगैरह हुआ था, लेकिन रूमेटोलॉजिस्ट के लिए और स्पेशली क्यूटेनियस लूपस के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है थैलिडोमाइड। और कुछ ही हफ्तों में स्वेलिंग कम होने लगी और फाइनली हमें पेशेंट का चेहरा नजर आया और फ्यू वीक्स में पेशेंट ठीक हो गया। थर्ड केस, ये भी एक अजीब केस है। हाँ जी, yes. So when you have chronic discoid lupus, it can be a purely skin limited disease without any systemic manifestation. Yes. So systemic lupus can also be ANA negative in less than 5% of cases, but discoid lupus is a purely cutaneous lupus which is negative for systemic lupus or ANA. Yeah, everything is negative. It's only a cutaneous disease, biopsy proven diagnosis. Achha, this is a 28-year-old male from Afghanistan. He came with crusted lesions in his left ear. Huge lesions थे और काफी लोगों को दिखा के आए थे ये, और इनका डायग्नोसिस था cutaneous leishmaniasis. Leishmaniasis is very common in Afghanistan. It's a very common problem. Chiclerous ulcer. इनको intralesional sodium stibogluconate भी दिया गया था, 12 इंजेक्शन लिए थे मंथली बेसिस पे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं था और ये लीजन साइज में इंक्रीज कर रहे थे और क्रस्ट हो रहे थे। सो स्किन वालों ने देखा, उनका डायग्नोसिस था क्यूटेनियस टीबी, क्वेरी फंगल, क्वेरी क्यूटेनियस लीशमेनियासिस। और रूमेटोलॉजी कंसल्ट हुई, उसका कारण ये था कि इन्होंने एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए थे प्रॉब्लम के लिए, ऑप्थेल ने हमें भेजा था, तो स्किन वालों ने नहीं भेजा। इनको ब्लरिंग ऑफ विजन थी 6 months बैक, और अब जब गए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास उन्होंने कहा कि इनको सिक्वेली थी रेटिनल वैस्कुलाइटिस। Now when we started looking at the history, he had history of recurrent oral and genital ulcers.
बेशेट्स था, और बायोप्सी में लिम्फोसाइटिक वैस्कुलाइटिस था, सूडो एपिथेलियल हाइपरप्लेसिया था। कॉल्चिसिन पे स्टार्ट किया, मेथोट्रेक्सिट पे स्टार्ट किया, कोई रिस्पॉन्स ज्यादा हुआ नहीं, फिर एडालिमुब पे देना पड़ा, और उसके बाद इसकी लीजन्स कंप्लीटली रिजॉल्व कर गए। सो पैथर्जी और बेशेट्स में जो पैथर्जी होती है, पैथर्जी सिर्फ बेशेट्स में नहीं होती, और भी कई डिजीज में होती है, पायोडर्मा गैंग्रेनोसम में, स्वीट्स में। इसमें अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो ना, या उस एरिया को ट्रिगर कर रहे हो, स्किन को, वो और खराब होता हुआ जाएगा। जी, पैथर्जी यही टेस्ट था। He had received sodium stibogluconate and it had hypertrophy. That itself is pathergy. So many times बेशेट्स में पैथर्जी करने की जरूरत नहीं है। If you ask the patient, they'll tell you कि यहाँ पे कहीं मुझे हल्की सी चोट लगी तो वहाँ पे मुझे बम्प बन जाता है। That is enough to know कि बेशेट्स। So we normally give colchicine for mild cases, methotrexate or azathioprine for moderate to severe cases, and now in refractory cases we give anti-TNF. Specifically अगर eye involvement या अगर vascular involvement. तो histopathology में you can get varied. You can start from leukocytoclastic vasculitis to normal neutrophilic infiltration. It is very non-specific sometimes. ये एक छोटा सा केस है जो एक इंपॉर्टेंट चीज, एक कंसेप्ट बताता है रूमेटोलॉजी। दिस वाज अ मिडिल एज लेडी प्रेजेंटेड विद पॉलीआर्थराइटिस। शी वाज वन ऑफ द वर्कर्स इन मैक्स, उनकी वाइफ थी। रूमेटॉइड फैक्टर वाज 78, एंटी सीसीपी वाज पॉजिटिव, डायग्नोस्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टार्टेड ऑन मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, स्टेरॉइड्स। आर्थराइटिस कम हो गया, लेकिन 2 महीने के बाद ये पेशेंट आए, इनको लो ग्रेड फीवर था, सारे लैब्स नॉर्मल थे, टीएलसी थोड़ा बढ़ा हुआ था, प्लेटलेट्स बढ़े हुए थे, उसके बाद पेशेंट लॉस्ट टू फॉलो अप। And then she comes back after 1 month with this saddle nose. So she had Wegener's. So interesting cheez ye hai that all rheumatological conditions can have rheumatoid factor positive, even anti-CCP positive. Ye yaad rakhiye, it is not very diagnostic. The diagnosis is always clinical. Any person who has a mild arthritis, who has 1 or 2 joint involvement and over a period of time, and the other thing is that rheumatological disorders will evolve over a period of time. It is like looking into an animal from behind the tree. आप पूंछ देख रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम कि या आर्थराइटिस और रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव, ये रूमेटॉइड निकलेगा या लूपस निकलेगा या आगे जाके कुछ और निकलेगा। तो ये चेंजेस होते हैं डायग्नोसिस में विद टाइम। ये भी एक छोटा सा ही, ज्यादा लंबा केस नहीं होगा। यंग लेडी विद सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस, सो शी वाज डायग्नोस्ड एज, पहली चीज तो ये है कि देयर इज नथिंग नोन एज सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये दिस इज अ टीचिंग व्हिच आई टीच आवर चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर टीचर्स। सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस डज नॉट एग्जिस्ट। When you say सीरो नेगेटिव, it means you have to rule out everything starting from a Hansen's to a vasculitis to a sarcoidosis. Everything can mimic a seronegative arthritis. So seronegative rheumatoid is a diagnosis of exclusion. You have to rule out everything. So labs सब कुछ normal थे. ESR CRP was high. Methotrexate steroids पे थे, went into remission. Gradually steroids were tapered and stopped. After 4 months, she came with severe pain in both shoulders and wrists. Shown to another rheumatologist, started on steroids again, methotrexate, leflunomide, no improvement now. Added duloxetine and tramadol, yet no improvement. ये she came to me in the OPD. मैं पंचशील पार्क में था एंड कुछ नहीं था उस पेशेंट को, she was okay, बस पेन हो रहा है शोल्डर में, और जाते हुए मुझे कहती है कि मेरे को थोड़ा सा धुंधला भी दिख रहा है। तो मैंने कहा इमीडिएटली जाके ऑप्थेल को दिखाइए। ऑप्थेल डिड अ डिटेल एग्जामिनेशन, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वो वापस आके कहते वो नॉर्मल है। मैंने कहा कि एमआरआई ब्रेन करते हैं। शी हैड ऑक्सीपिटल इंफार्क्ट्स। इमीडिएटली एडमिट हुई, लैब्स नॉर्मल थे, सीएसएफ नॉर्मल था, माइल्डली एलिवेटेड प्रोटीन था, एएनए वाज वेरी वीक पॉजिटिव, एवरीथिंग एल्स वाज नॉर्मल। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने पल्स स्टेरॉइड्स पे स्टार्ट किया, फीवर और डायरिया हो गया डे 3 पे, स्टूल कल्चर्स नॉर्मल थे, अल्ट्रासाउंड में माइल्ड हेपेटोमेगाली था, यूरिन कल्चर्स में इकोलाई था। नेक्स्ट डे पेशेंट ड्राउजी हो गई और एमआरआई ब्रेन एंड सीटी एब्डोमेन एंड एब्डोमिनल पेन भी था, दोबारा ऑर्डर हुआ। दिस टाइम द सीटी एब्डोमेन शोड मल्टीपल रीनल इन्फार्क्ट्स। Lupus anticoagulant was strongly positive, beta 2 GP1 positive. So this was a case of primary antiphospholipid antibody syndrome. ये मैंने इसलिए दिखाया है, हमारा ये कंसेप्ट है कि प्राइमरी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम इज अ थ्रोम्बोटिक डिजीज. इट इज नॉट. Primary antiphospholipid antibody syndrome is an autoimmune disease where there is immune mediated autoimmune hemolytic anemia, immune mediated thrombocytopenia, immune mediated thrombosis, arthritis. They behave exactly like lupus or any other disease.
So it is not that कि APLA हम सिर्फ उसी patient में सोचेंगे जिसमें thrombosis है. They will also present with thrombocytopenia. और एक pearl है कि अगर APLA में thrombocytopenia severe है, उनको paradoxically और ज़्यादा thrombosis होगा. So you have to immediately increase the platelets, और जैसे ही platelets 50 के ऊपर पहुंचे, आप immediately anticoagulation भी start करो. That is the trick in this patients. Time है. एक final case. ये एक बहुत learning है. इसकी learning मुझे एक conference में मिली थी from Dr. Michelle Petri. उन्होंने बताया था, वो मेरे दिमाग में था, and और ये पेशेंट आया में, और ऐसा होता है हम लोग कई बार जब चीज कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, वो पेशेंट हमारे दिमाग में, और जब वो पेशेंट आता है हम उसको पकड़ते हैं. और इसको पकड़ा इसलिए क्योंकि ये लड़की थी और आज की डेट पे पेरिस में है. शी इज डूइंग वेरी वेल एंड इट वाज अबाउट लाइफ एंड डेथ फॉर हर. 27-year-old female diagnosed as lupus in 2015, ANA positive, Smith positive, transient leukopenia. बहुत ज्यादा डिजीज नहीं था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लो डोज स्टेरॉइड्स पे थी. जनवरी 2016 में she presented with intermittent fever, fatigue, polyarthralgias, no rash, intermittent hair loss, mild low grade lupus. कुछ मेजर चीज नहीं था. रूटीन इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थे. मेथोट्रेक्सेट पे स्टार्ट किया एज अ स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट मोर देन एनीथिंग. शी वाज डूइंग वेल विद फीवर, हैड सबसाइडेड. Steroids were stopped in April and she continued on methotrexate and HCP. 9th July, she presented with fever for 5 days, pain during micturition and low backache. Routine investigations normal, urine में कुछ WBCs थे, diagnosed as UTI and urine sent for cultures by the physician and started on antibiotics. 10th day morning, और इस वक्त मैं कैलाश में हुआ करता था, she came to my OPD in Kailash with severe dysuria. अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एडवाइस किया और उसके बाद मैं वहां से चला गया मैक्स हॉस्पिटल. वहां मैं ओपीडी कर रहा था. इवनिंग में उन्होंने मैसेज किया मुझे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, नॉर्मल है, बट एक चीज कॉट माय अटेंशन, द पोस्ट वॉइडल रेजिडुअल यूरिन इन ब्लैडर वाज 180 ml. आई इमीडिएटली कॉल दिस पेशेंट बिकॉज अब मुझे याद आ गया मिशेल पेट्री ने क्या कहा था. एंड आई कॉल दिस पेशेंट. मैंने फोन किया, मैंने कहा आप इमीडिएटली आइए कैलाश में और हम आपको एडमिट करेंगे. उन्होंने कहा हम कैलाश में नहीं आएंगे. उस वक्त आई थिंक नियो नया खुला था, डॉक्टर मोतियानी थे. मैंने कहा आप इमीडिएटली वहां पहुंचे, MRI करवाइए इनका स्पाइन का और इनको स्टीरॉइड पे स्टार्ट करना है. एंड माय ब्रदर इन लॉ हैड कम फ्रॉम कनाडा एंड वी वर सपोज्ड टू गो आउट फॉर डिनर. तो दैट वाज, आई हैड टू कैंसिल दैट डिनर बिकॉज आई इमीडिएटली रश्ड. And MRI में she had extensive long segment myelopathy involving entire length of the dorsal cord, extending from D3 up to conus with a predominantly gray matter involvement. और ये इसलिए था क्योंकि this was a talk which I had heard. I'll tell you. Patient was started on IV methylpred and rituximab दिया हमने. Next day patient को catheterize करना पड़ा. By day 3 she started developing weakness in the lower limb and she had hyporeflexia. And we had to work very quickly and I was really worried because she was a young girl with a very bright future. Subsequently rituximab के बाद, pulse के बाद, gradually she started improving. Catheter पे 20 days रही and gradually she was tapered off and she is still now on bethanechol, but उससे थोड़ा she is doing well. So urinary retention in SLE, think gray matter myelitis. This was a pearl given by Dr. Michelle Petri and John Hopkins. उन्होंने देखा था और ये उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला था और ये मेरे दिमाग में था और ये पेशेंट एग्जैक्टली वैसा आया. जब भी कोई SLE का पेशेंट फीवर, यूरिनरी रिटेंशन से आए, एब्डोमिनल पेन से आए, डोंट थिंक ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्योंकि इनमें अक्सर स्टेराइल पायूरिया हो रहा होता है. थिंक ऑफ ग्रे मैटर माइलाइटिस. Unlike the typical transverse myelitis, these patients will only present with fever, urinary pain or urinary hesitancy, and they will have early bladder involvement first because gray matter है ना, पहले bladder को involve करेगा. And at this point of time, if you do not treat, they end up with complete damage. और इन्होंने लिखा है कि, और ये US की बात है, इंडिया की बात नहीं है, because it usually presents with acute urinary tract urinary retention and fever, it is often misdiagnosed and mistreated as bladder infection. But the patient is announcing ischemia of the spinal cord and the patient needs high dose steroids. और इन्होंने देखा है कि बहुत सारे patients, hundreds of young women would have been saved from permanent paralysis had this syndrome been recognized. So this syndrome is gray matter myelitis, and subsequently Birnbaum and Michelle Petri wrote this paper as distinct subtypes of myelitis in SLE. Gray matter myelitis, white matter myelitis. White matter is what we commonly understand as myelitis. Patient आया transverse myelitis, पैरों में weakness आ रही है, ये हो रहा है. लेकिन only fever and urinary hesitancy or urinary retention, you have to think of gray matter myelitis. Do the MRI of the spinal cord. Thank you.
Thank you very much, I Dr. Rath. hope I don't have to re-record in Hindi. Thank you. Thank you very much, Dr. Rath, for the wonderful presentation, particularly the gray matter myelitis. That was really interesting. Any questions, please? No questions. It was well taken. Thank you so much. No, not very common. Not very common. Very rare. Very rare. We should know. We should know. But the pearl should be taken. That is very important. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you very much, Dr. Rath, Dr. Akhilesh and Dr. Madhusudan Bose.